नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आज का मुद्दा नेपाल का भूकंप। अब ताजा जानकारी आ रही है कि मरने वालों की संख्या 550 के आसपास हो सकती है, कम से कम। एक के बाद एक भूकंप के 2 झटके नेपाल में आए। इसका केंद्र सरहद पार नेपाल में था, लेकिन इसका असर भारत के बड़े हिस्से तक महसूस किया गया। इसके बाद नेपाल से लेकर भारत तक तबाही की जैसी खबरें आनी शुरू हुई हैं, उसका सिलसिला अभी तक जारी है। वैसे इसका एपिसेंटर पोखरा के पास है, लेकिन बांग्लादेश में ढाका से लेकर भारत के कई शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, भोपाल हो, या वो राजस्थान के कुछ शहर हो, या फिर सरहद पार पाकिस्तान में पेशावर हो, वहां तक इसके झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी अब ये आ रही है कि नेपाल में मरने वालों की संख्या लगभग 550 हो चुकी है। राजधानी काठमांडू में ही कम से कम 150 लोगों की मौत की खबर है। नेपाल के दूसरे हिस्सों से भी दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। हालांकि भारत में नेपाल जैसी तबाही नहीं है, लेकिन जानमाल का नुकसान भारत में भी हुआ है। दिल्ली के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में ये दोहरे झटके महसूस किए गए। नेपाल में रिक्टर स्केल पर 7.5 की तीव्रता का भूकंप का असर दिल्ली में रिक्टर स्केल पर 5 के आसपास था। देखिए कुदरत का कहर टूटने के बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में, और उसके बाद बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। धरती कहीं गहरे तक कांपी तो ताश के पत्तों की तरह ढह गई इमारतें। धरती के सीने पर पड़ गई दरारें। मच गई जबरदस्त अफरा तफरी। नेपाल से हिंदुस्तान तक बिखर गई तबाही की तस्वीरें। घड़ी में वक्त हुआ था दोपहर के 11:45। भूकंप का केंद्र जरूर नेपाल का पोखरा रहा, लेकिन असर पूर्व से लेकर उत्तर भारत तक दिखाई दिया। शहर शहर भूकंप के कहर की तस्वीरें नजर आने लगी। भूकंप आया तो बहुत जोर से हिला था, उसमें 24 क्रैक हो गया। 4-5 सेकंड के लिए कंटिन्यू हिला। हमारी चेयर पे बैठे थे, काम कर रहे थे, फोन भी हिल रहा था। सबने एक दूसरे को बोला कि चक्कर आ रहे हैं, तो उसने बोला चक्कर नहीं आ रहे, ये अर्थक्वेक आया है। तो फिर सब एक साथ बाहर आ गए नीचे। हम लोग जब काम कर रहे थे, कुर्सी भी हिल रही थी और अलमारी की जो खुली हुई थी उनकी गेट की आवाज आ रही थी, वो हिल रही थी। एकदम से बिल्डिंग हिलने लगी और सारे लोग एकदम से जो है नीचे आए। तस्वीरों से अंदाजा हो गया कि ये कोई मामूली भूकंप नहीं है। और फिर कुछ ही देर में मौसम विभाग ने जारी कर दिया वो आंकड़ा जो भूकंप के केंद्र के आसपास एक बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा था। भूकंप को रिक्टर स्केल पर 7.5 मापा गया। बड़ा भूकंप कोई भी आता है तो उसके पश्चात आफ्टर शॉक्स आते हैं, और इसमें आफ्टर शॉक पहला 11:41 पे आया। 12:15 पर दूसरा बड़ा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता भी 6.6 थी, और उसका केंद्र भी लगभग वहीं था, गहराई भी लगभग। करीब 2 मिनट तक भूकंप के झटके जारी रहे। झटके थमे तो देश भर से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी। लोग अपने घरों से बाहर सड़कों पर आ चुके थे। कुछ देर बाद दोपहर 12:20 पर एक बार फिर दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के खौफ की सबसे डरावनी तस्वीरें नेपाल से ही सामने आई। कहीं सड़क पूरी तरह धंस गई तो कहीं इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। नेपाल के काठमांडू में बना मशहूर 9 मंजिला धरेरा टावर भी भरभराकर जमीन पर आ गया। यहाँ सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। करीब जैसे यानी आपके इसको 100 से 100 के लगभग में आपकी क्षति की जैसे यानी बातें अभी सोशल मीडिया के आधार से इट इज टू I may let you know after 2-3 hours because all the concerning security agencies they will confirm. नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी तबाही ने अपना रौद्र रूप दिखाया। ये मार्मिक तस्वीरें कुशीनगर का दर्द बयां कर रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर 7RCR में एक आपात बैठक भी बुलाई। नेपाल में मदद और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें रवाना कर दी गई हैं। पीएम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई और मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया। इसके अलावा पीएम ने नेपाल के राष्ट्रपति से भी बात की। सबसे ज्यादा तबाही नेपाल में ही मची है। मंदिरों से लेकर दूसरी सैकड़ों इमारतें या तो जमींदोज हो गई हैं या फिर उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। नेपाल में सैकड़ों लोगों के मरने की खबर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। नेपाल और भारत में आए भूकंप में भारत के 125 लोग भी फंसे हुए हैं। ये लोग नेपाल में जगह जगह पर फंसे हुए, इनमें ज्यादातर लोग घूमने के लिए या फिर कारोबार के लिए नेपाल गए थे। नेपाल और भारत में आए भूकंप से जानमाल को जबरदस्त नुकसान हुआ है और जो 125 लोग फंसे हुए इनमें 45 का एक ग्रुप शामिल है जो हैदराबाद से गया था। इनमें अधिकतर लोग 50 साल से ज्यादा की उम्र के हैं और वो भारत सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि उनको नेपाल से निकाला जाए और भारत लाया जाए। नेपाल में अब तक 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ अपुष्ट सूत्र अब ये कह रहे हैं कि तकरीबन 700 लोगों की मौत वहां हो चुकी है और ये संख्या और बढ़ ही सकती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही कम से कम 150 लोगों की मौत का अंदेशा है। खबर यह भी आ रही है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के विमान से एनडीआरएफ की कम से कम एक टीम को अभी तक नेपाल भेजा जा चुका है। इंडियन एयरपोर्ट पर 5 टीमें और तैयार हैं। ये टीमें कुछ ही देर में नेपाल के लिए रवाना हो जाएंगी। एनडीआरएफ की 4 और टीमें उत्तरी बिहार में भी तैनात हैं। एनडीआरएफ की कई टीमों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। कुल आज शाम तक यानी अब से कुछ घंटों के अंदर 10 एनडीआरएफ की टीमें भारत की ओर से नेपाल की मदद के लिए आज पहुंच जाएंगी। ये जानकारी आपके स्क्रीन पर, जो ताजा जानकारी नेपाल से आ रही है वो ये कि भारत के 125 लोग वहां फंसे हुए, उनको निकालने के लिए भी प्रयास शुरू किए जाने हैं। नेपाल में मरने वालों की मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 618 हो गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये संख्या भी काफी बढ़ सकती है। इन चित्रों में आप देख रहे हैं कैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर इस भूकंप के बाद नुकसान हुआ है। कई बड़े बड़े मकान ढह गए हैं और साथ ही साथ अभी अभी नेपाल पुलिस ये हमें बता रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 700 हो गई है। नेपाल पुलिस ने अभी अभी हमें ये जानकारी दी है कि मरने वालों की संख्या 700 हो गई है। थोड़ी देर पहले 150 कहा जा रहा था, उसके बाद 450, उसके बाद 618। अभी अभी नेपाल पुलिस इसको आधिकारिक तौर पे हमें बता चुका है कि कम से कम 700 लोग मारे गए हैं नेपाल में इस भूकंप के बाद। 19 लोग उत्तर प्रदेश में और 7 लोग बिहार में मारे गए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र और तेलंगाना के 125 लोग हैं जो इस वक्त नेपाल में फंसे हुए हैं। ये भारतीय लोग वहां फंसे और अनुरोध कर रहे हैं कि भारत जल्द से जल्द भारत सरकार उन्हें वहां से निकालने का प्रयास करे। एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वहां भी कुछ पर्वतारोही फंसे हुए हैं। अधिकतर को बचा लिया गया है, लेकिन 2 के बारे में चिंता है इस वक्त। हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं विनोद शर्मा जी, जो वाइस चेयरमैन है सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के और साथ ही साथ नेपाल में भी रह चुके हैं और 6 अलग अलग देशों में, जिनमें भारत और नेपाल शामिल है, इनमें कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है इस पर भी उन्होंने काम किया है। साथ ही साथ आरजी गुप्ता साहब आपने स्क्रीन पर है, टाउन प्लानर है और दिल्ली कितनी सुरक्षित है वो भी हमारे खास मेहमानों से हमें समझना है। थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण बात हम सबको समझने की यहां जरूरत है। इस पर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि आफ्टर शॉक्स अभी दिल्ली में और भारत के दूसरे हिस्सों में और आ सकते हैं। लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या किया जा सकता है इस पर बात करेंगे। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, अनिल कुमार सिन्हा, जो वाइस चेयरमैन है बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। अनिल जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा कि बिहार से आपके पास क्या जानकारी आ रही है, भूकंप के कारण कितने लोगों की मौत हुई है बिहार में?
बिहार में कई जिलों में जितने भी नॉर्थ बिहार के ज़िले हैं वो सभी इस भूकंप के इवेंट से अफेक्टेड हुए हैं, क्योंकि जैसा न्यूज़ में आ रहा है कि काठमांडू से करीब 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में इसका एपी सेंटर है और ये 7.9 जो रिक्टर स्केल पर है, ये काफ़ी सीरियस अर्थक्वेक का इवेंट है। और इसको जैसा अभी आप लोगों ने भी बताया न्यूज़ चैनल में कि पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में एक तरीके से गुजरात से लेकर के बंगाल तक और बांग्लादेश में भी इसको फील किया गया है। तो बिहार में भी उत्तरी बिहार के करीब करीब सभी ज़िले हैं जिनमें कि इसको फील किया गया है और काफ़ी स्ट्रांगली पटना में भी हम लोगों ने इसको फील किया। और अब तक जो खबर आ रही है कि 19-20 लोगों की मौत हुई है, लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ जिलों में जैसे दरभंगा के बारे में खबर यह है कि ये मौत भगदड़ के कारण हुई है। तो जो पैनिक होता है उसको लेकर के लोग जब भागना शुरू करते हैं तो उसमें अननेसेसरली जो है जान चली जाती है। अनिल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ये, और इसीलिए हम एक बार वापस इसको दोहराना चाहेंगे कि घबराइए मत, पैनिक मत कीजिए। हमारे सारे व्यूअर्स को हम ये कहना चाहते हैं, आज सुबह भी जब हम लोगों में से कई पत्रकार अपने अपने घरों पर थे तो कई लोग चिल्ला रहे थे, तेजी से भागने की कोशिश कर रहे थे। सही तरीका क्या होना चाहिए? अगर हम जानते हैं कि भूकंप के झटके महसूस करने पर सही तरीके से क्या किया जाना चाहिए, अगर उसको हम सावधानी पूर्वक करें तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बताया जा रहा है कि दरभंगा के अंदर भगदड़ के कारण लोगों की मौत हुई, भूकंप से उतनी नहीं हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अनिल जी, आप मुझे थोड़ा ये समझाएं कि अगर मान लीजिए इसी वक्त हमको यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये अपने अनुभव से बताना चाहूँगा, क्योंकि करीब 11:15 बजे हम थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बाद थोड़ा लेटे हुए थे और उस समय हमने यह महसूस किया कि ये बेड जो है वो हिलना शुरू हुआ। और इस चीज़ को हमने भुज के समय भी एक्सपीरियंस किया है, फिर हमने जापान में भी एक्सपीरियंस किया है। तो अब मुझे पैनिक नहीं रहता है, लेकिन हमने तुरंत ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। तो ये मुझे निश्चित हो गया, और पंखे को भी देख करके तो उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पर थे तो हम नीचे नहीं भागे, बल्कि एक चौखट है दीवार ये दरवाज़ा का, हम उसके नीचे खड़े हो गए और ये वॉच करने लगे कि अब ये इवेंट ज़्यादा तेज हो रहा है कि कम हो रहा है। लेकिन हम सुन रहे थे कि अगल बगल के घरों में और हमारे घर से भी नीचे से कुछ लोग भाग करके बाहर जा रहे थे। लेकिन यदि आप बाहर जाते हैं और अगल बगल में कोई ऊंची बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग आपके ऊपर गिर सकती है। तो इसीलिए अगर तो आप नीचे के फ्लोर पर हैं तो आप खुले स्पेस में जाने में कोई हर्ज नहीं है, एडवाइजेबल है। लेकिन वो ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर कि कोई पास में बड़ी बिल्डिंग नहीं हो या कोई बड़ा पोल इत्यादि बिजली के या अदरवाइज नहीं हो। दूसरी चीज़, अगर आप दूसरे तीसरे चौथे मंजिल या उससे ऊपर के मंजिल पर हैं तो लिफ्ट का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, और सीढ़ियों का भी प्रयोग जो है वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत बार वो वीक स्ट्रक्चर होती है, वो जल्दी से गिरती हैं। इसलिए या तो चौखट के नीचे या कोने, कोई कमरे का कोना हो तो वहाँ पर कोई चीज़ गिरेगी तो कोने में नहीं गिरेगी, या फिर अगर कोई डेस्क है, टेबल है तो उसके नीचे चले जाने चाहिए। संभव हो तो कोई तकिया वगैरह सिर के ऊपर रख लें, जिससे कि अगर इंजरी होती भी है तो वो फैटल नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। इस वक्त शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ है, हमारे संवाददाता लखनऊ से। शलभ, ये बताएं कि लखनऊ में कितने बड़े थे ये झटके जो महसूस किए गए? आपके साथ शायद कुछ लोग भी हैं जिन्होंने इन झटकों को महसूस किया, और आप ये ध्यान से सुन रहे होंगे जो बात अभी अभी बताई गई कि अगर आफ्टर शॉक्स, जैसा कि कहा जा रहा है, अभी और महसूस हो सकते हैं, तो लोग डरे नहीं, घबराएं नहीं, समझकर लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, किसी बिजली की तार के नीचे खड़े ना हो, बिल्डिंग के नीचे खड़े ना होके बाहर खुले मैदान में चले जाएं। जी प्रभाकर, माफ कीजिए शलभ। हाँ बिल्कुल, हम भी ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैनिक न करें, और लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा है ये सीधे यहाँ बात करते हैं। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। यहाँ पर जब भूकंप के झटके आए तो आपने कैसा महसूस किया?
उस समय एक्चुअली मैं पढ़ा रही थी बेटी को, तो बिल्कुल बेड ऐसे हिलने लग गया। मैं तो दौड़ के बाहर बिल्कुल ही भाग गई बाहर। काफ़ी जो इंटेंसिटी उसकी काफ़ी तेज थी। आपने कभी इसके पहले इस तरह देखा था? हाँ, मैंने देखा था मुरादाबाद में। तो ये उससे ज़्यादा खतरनाक था या पहले? नहीं, दोनों सेम ही था करीब करीब। हम तो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते हैं, तो हम तो बस वो ज़मीन हिल रही थी तब पता चला कि भूकंप आ रहा है। बाकी ज़्यादा परेशान तो ऊपर वाले सब बच्चे दिन भर से बाहर हैं। आपने तुरंत महसूस कर लिया कि भूकंप के झटके या कुछ और समझ में आया? हाँ, एक्चुअली बिल्डिंग पूरी सर्व कर रही थी और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कुछ ऐसा चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बिल्डिंग पूरी हिल रही थी, तो ये महसूस जरूर होता कि ट्रिमर्स हैं और कहीं ना कहीं इंटेंसिटी कितनी है ये एग्जैक्टली हम लोग को नहीं पता लगा। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हम तो बस यही कहेंगे कि लग रहा था कि मौत से सामना हो गया है। एक मतलब ऐसा दर्द जो चाह रहे थे कि किसी से सबको बचा लिया जाए और नीचे किसी तो सके चौथे फ्लोर पे थे। बस आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जैसे आज हम लोग को बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि कल बारिश 1 बजे होने वाली है, आंधी आने वाली है, तो हम अपना प्रयास सब कुछ कर लेते हैं कि हाँ नहीं बारिश आएगी तो इसको हम लोग हटा लें। इसी तरह से अपनी वैज्ञानिक विश्वस्तरीय वैज्ञानिक उनको कुछ ऐसा प्रोत्साहन दें कि वो इस चीज़ पे भी आ जाएं कि ये बता सकें कि आने वाले महीने में कब आ सकता है। चलो हमारे साथ रहे, डर है इस तरह का लोगों में? चलो हमारे साथ रहे बीके रस्तोगी साहब हमारे साथ है, जो डीजी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सेस्मोलॉजिकल रिसर्च के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रस्तोगी साहब, कितना संभव होता है भूकंप को पहले से प्रेडिक्ट कर पाना, क्योंकि नेपाल में जो भूकंप हुआ इसके पहले तो थोड़ी भी हमें इसका अंदेशा भी नहीं था, ना कोई वार्निंग थी। अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है कहीं भी वर्ल्ड में। साइंस अभी डेवलप नहीं है, उसकी रिसर्च चल रही है और कुछ प्रिकर्सर्स कभी दिखते हैं, लेकिन होता क्या है कि भूकंप जो है बहुत गहराई में होता है, 10 से 30 किलोमीटर दूर या और भी उससे डीप, तो कभी सिग्नल ऊपर आते कभी नहीं आते। अब उसमें कभी कभी दिखता है कि कुछ अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन कभी कोई सिग्नल नहीं आता या फॉल्स अलार्म आता है, तो प्रैक्टिकल कोई यूज़ नहीं है अर्थक्वेक प्रेडिक्शन का। बेटर यही है कि लोग मकान अपने भूकंप से सुरक्षित बनाएं, भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने की डिजाइन। रस्तोगी जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, इसी पर मैं आरजी गुप्ता साहब के पास से आना चाहता हूं। गुप्ता साहब, गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद भारत भर में इस बात की चिंता थी और उसके बाद जो बिल्डिंग्स बनाई गई उनके बारे में कहा जाता है कि उसमें कहा गया था कि ध्यान रखा जाए कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो। लेकिन चाहे हम दिल्ली की बात करें या दूसरे शहरों की, क्या ये कहना सही होगा कि 6.5 तक रिक्टर स्केल पर, यहां तक तो उसके बाद बनी हुई बिल्डिंग्स भी झटके सहन कर सकती हैं पर उससे ज्यादा नहीं? फंडामेंटल पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा आपको जी। कंट्री के अंदर 60 सिटीज ऐसे हैं जो कि जिसके पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या तो मेगा सिटीज है, अमर्जिंग मेगा सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। इनके प्लानिंग के अंदर दिल्ली के एग्जाम्पल आप लेके चलें, 2/3 दिल्ली ऐसी है जो कि अनप्लैंड है, अनऑथराइज कॉलोनीज है, जो कि क्लस्टर्स हैं, स्लम एरियाज हैं। जब तक इसके रीप्लानिंग, हमने बार बार कहा मास्टर प्लान के अंदर, रीप्लानिंग, रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, रीमैनेजमेंट, रीमेंटेनेंस जब तक आप नहीं करेंगे, हमेशा आपको कुछ ना कुछ डर रहेगा। जो प्लैंड कॉलोनीज होती हैं उसमें डर कम होता है, चलने के लिए सड़कें होती हैं, बिल्डिंग गिरने के चांसेस होंगे, लेकिन फिर भी चलने के लिए सड़कें वड़कें होंगी। जो आपकी अनप्लैंड है, कहीं सड़क आपकी 6 फुट की है, कहीं 20 फुट की है, 18 फुट की है, हमेशा उसमें डेंजर हमेशा रहेगा। तो हमने बड़ी कोशिश करी, लेकिन सुनता कोई नहीं है कि रीप्लान करो इनके रोड को, इनको रीडेवलप करो, जिससे कि आदमी आसानी से चल सके, उसको टॉयलेट कर सके। ये हमको करना पड़ेगा, चाहे वो गुजरात की बात थी, कहीं की बात थी, ये आगे सब लेना पड़ेगा कि जितनी ऐसे सिटीज हैं उसको रीप्लान करके चलें। विनोद शर्मा जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ हैं, उनकी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सोल्यूशन शायद आप बता सकें कि मदद कैसे हो सकती है। अमित, मेरे ख्याल से आपके साथ कुछ लोग हैं जिनके परिवार के कुछ लोग नेपाल में भूकंप वाले इलाके में फंसे। जी हाँ, बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर विनोद जी हैं, उनकी वाइफ है। ये लोग काठमांडू के रहने वाले हैं, इनकी बेटी MBBS कर रही है, काठमांडू में है, और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। आप दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे सामने?
ये उनकी बेटी है जो इस वक्त काठमांडू में है और ये वहाँ पर जो है इस वक्त फंसी हुई है। इनसे जानते हैं क्या हुआ था, बताएंगे सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ, क्या आपका संपर्क हो पाया? सुबह जब तुरंत अर्थक्वेक आया था तब तो बेटी ने तुरंत जैसे ही आया उसने फ़ोन किया कि मम्मा यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया है और बहुत दरवाज़ा बंद हो गया है, हम लोग लॉक हो गए थे, अब बाहर निकले हैं, सारे वॉल वगैरह गिर गए हैं, दीवारें जो हॉस्टल के हैं वो सारे दरारें पड़ गई है जी। और उसके बाद जो है उसका फ़ोन कटअप हुआ, उसके बाद हम लोग से कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। और बाद में एक बार मेरे भाई भी वहाँ पर, फैमिली हमें सारे रहते हैं, मेरा भाई ने भी फ़ोन किया तो हम लोग का घर जो है, घर का वॉल वगैरह सारा गिर गया है, घर के अंदर सारे। दिखा पाएंगी वो? हाँ, भाई ने भेजा था वो फोटोग्राफ, मैं वो आपको दिखा पाऊंगी एक मिनट। इनके घर को भी काफ़ी डैमेज हुआ, ये अभी फोटो दिखा रही हैं। शुक्र है कि इनका एक बार कांटेक्ट हुआ और उस कांटेक्ट के दौरान जो है इनकी बातचीत जो है हो पाई, उसके बाद से लेकिन अब तक इनका कोई बातचीत हो नहीं पाई है, ना तो अपने परिवार से और ना ही अपनी बेटी से फिलहाल। अमित हमारे साथ ही रहिएगा। विदेश सचिव एस जयशंकर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। उनको भाई एक कैमरा लग रहा है ना, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। एस जयशंकर जो अभी बोलने वाले हैं, और ये भी आपको बता दें कि नेपाल के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने विशेष धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत सरकार को, क्योंकि सबसे पहले इसकी जानकारी लेने की कोशिश भी भारत ने की और सबसे पहली मदद भी भारत ने ही भेजी है। तो विकास स्वरूप इस वक्त वहीं पर है और साथ ही साथ एस जयशंकर वहां पर है। As soon as the earthquake happened, our embassy got in touch with the government of Nepal, and we also in the Ministry of External Affairs were in touch with the embassy of Nepal in Delhi. Prime Minister spoke both to the President of Nepal and to Prime Minister Koirala, who was actually traveling. Prime Minister has indicated to the President of Nepal and the Prime Minister of Nepal that India will do everything within its capabilities to be of help to Nepal at this difficult moment. Now, we have already started our rescue and relief efforts. As I speak to you, our first aircraft, which is a C-130 aircraft, is on its way. It should be landing any time at Kathmandu airport. The aircraft is carrying 3 tons of supplies. It is also carrying 40 members of the National Disaster Response Force and with their equipment. Later on today, we would be having 2 more aircraft, C-17s, which will be taking off. These are bigger aircraft. They will be taking off from Hindon Airport. One of those aircraft will be carrying a mobile hospital. The other aircraft will be carrying 3 more NDRF teams. Each team consists of about 15 people. They carry their own equipment, specialized equipment. Now, a third aircraft will be taking off from Bhatinda. That too will be carrying 3 NDRF teams. So today, by the end of the day, we expect a total of 4 aircraft to be landing in Kathmandu. Tomorrow, now the first aircraft which has gone in will also be doing a reconnaissance of that area so that we are able to do a detailed damage assessment. At this point of time, what we do know is there's very heavy damage in and around Kathmandu, but the details of that are not fully available with us. So once we have a damage assessment, which we hope to have done overnight, by tomorrow our endeavor would be to have 5 helicopters positioned in Kathmandu and 5 helicopters positioned in Pokhara. These helicopters, 8 of them would be Mi-17s, 2 of them will be ALHS. Their role would be to do the local rescue, to do airlift if they have to, and to do food distribution locally. Tomorrow there will be many more aircraft movements which will carry in ready-to-eat meals, which will carry in water, which will carry in medical supplies, carrying in specialized equipment, which will be focuses on Nepal.
I think what you need in an earthquake situation is a specialized rescue team there, not senior officials. But we have an ambassador there who will be coordinating. He is in touch with us, and you know, we have a disaster and emergency mechanism within the Government of India which is meeting, which met earlier in the afternoon today, which will be meeting a little bit later. So our job is to coordinate and provide the assets from here. But I think out there the NDRF teams know their job, and our ambassador is there and the embassy is there. Sir, could you give us a sense, if possible, of what the Prime Minister's message was this afternoon when you met with him in the broader meeting that took place? Well, I think the Prime Minister's instructions were that we should do everything within our capabilities to be of help to Nepal in this situation, and you know, we should respond in whatever way we can to the both to the situation there and to the requests of the Nepali government. So for us, it was a very very strong message to step forward and do what we can. सर, नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने खुद प्रधानमंत्री से बात की, प्रधानमंत्री ने बात की? नहीं, प्रधानमंत्री ने बात की। तो इसका एक बड़ा कारण सर ये भी है कि कहीं न कहीं बहुत भारी तादाद में भारतीय वहाँ पे हैं नेपाल में, जिसकी सूचना नहीं, देखिए, भारतीय जो हमारे लोग हैं वो हैं, पर मेन चीज़ जो है कि वहाँ नेपाल में भूकंप हुआ है तो काफ़ी डैमेज हुआ है, तो उसके कारण हमने फ़ोन किया था। ओके, थैंक यू वेरी मच। बेहद महत्वपूर्ण है जो अभी विदेश सचिव एस जयशंकर कह रहे थे, और हमारे साथ एक फैमिली है, उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है जो अभी एस जयशंकर ने दी, क्योंकि उनको चिंता है कि पंचकुला में वो है लेकिन उनकी बेटी नेपाल में है, उसकी मदद कैसे की जा सकती है उसके बारे में हम ये जानकारी देने वाले हैं, तो ध्यान से ये नोट भी करें। सबसे पहले अमित के पास चलते हैं, चंडीगढ़। अमित चौधरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आकाश। अमित, ये अभी जो एस जयशंकर कह रहे थे, भारत के विदेश सचिव, उन्होंने एक ईमेल दिया है, आप चाहें तो उनको नोट करा दीजिए, जो परिवार आपके साथ है जी। controlroom@mea.gov.in। फिर से रिपीट करता हूं मैं, controlroom@mea.gov.in। इस जगह अपनी बेटी के अगर वो फोन नंबर, उसका एड्रेस वगैरह ईमेल कर सकते हैं, तो अभी विदेश सचिव कह रहे थे कि उनकी मदद हो सकती है। और उनकी माँ को प्लीज इतना बताएं, माँ और पिताजी को, और उनको हम सुनना चाहेंगे। कुछ चाहें तो वो पूछ भी सकते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में विनोद शर्मा जी हैं, जिन्होंने एनडीआरएफ की टीम्स को ट्रेन किया है, तो वो उनकी और मदद भी कर पाएंगे। पर पहले हम सुनना चाहेंगे कि जो जिनकी बेटी वहां नेपाल में फंसी हुई है, वो परिवार क्या कहना चाह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम लोग खुद सुन रहे थे जयशंकर जी को। यहाँ पर लगातार जो है टीवी पर निगाहें यहाँ पर लगी हुई है, सामने यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, नेपाल टीवी, सुबह से ये लोग देख रहे हैं। मैम, ये फोटो किसकी है, जरा आप बताइए। ये मेरी बेटी की फोटो है। बेटी के जब भूकंप आया, वो लगभग 12 बजे के करीब में इंडियन टाइम, उसने फोन किया, मम्मा यहाँ पे बहुत जोर से भूकंप आया है, बहुत जोर से, पता नहीं कितना। हम लोग लॉक हो गए थे रूम के अंदर, और अभी जैसे तैसे करके बाहर निकले हैं। यहाँ सारा घर आसपास के गिरे पड़े हुए हैं, हॉस्टल के सारे घर गिरे पड़े हुए हैं पूरा, और बहुत डर लग रहा है। अब क्या करें, बारिश होने जैसा किया हुआ है एकदम। तब से उसके बाद कट गया फोन, तब से कांटेक्ट नहीं हो पाया। मेरे मम्मी पापा भी उधर है, उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है। अभी एक ईमेल एड्रेस बताया है, जो अभी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया है। अगर आप उसमें अपनी बेटी का डिटेल डालेंगे तो एमईए जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा। तो एक रास्ता वो आसान किया है भारतीय गवर्नमेंट ने आप लोगों को। अब तो वही करना पड़ेगा, अब तो नहीं तो वो कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो मुश्किल लगेगा ना एकदम। कैसे कैसा हो गया है कि बच्चा उधर अकेले है, पूरा फैमिली हम लोग का उधर ही है। ये आपने ये इनकी बात सुनी। विनोद जी मेरे साथ है। विनोद जी, आज का दिन सैटरडे का दिन है। मैं जानना चाहूंगा कि काठमांडू में और इंडिया में क्या सैटरडे के दिन क्या खास होता है। यहाँ पे तो ठीक है, छुट्टी काइंड ऑफ छुट्टी होती है, और वहाँ पे लेकिन ये बताते हैं कि छुट्टी का दिन होता है। आज सैटरडे जो है ऑफिशियल हॉलीडेज रहता है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर संडे रहता है, वहाँ पर सैटरडे के दिन रहता है।
तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट था कि लोग जो है ऑफिसेज में नहीं थे, अदरवाइज ये कैजुअलिटीज़ और बहुत ही ज़्यादा हो सकती थी। तो एक सैटरडे का दिन था, बट सारे फैमिली मेम्बर्स एटलीस्ट घर पर थे, और ये जो स्थिति उत्पन्न हुई अर्थक्वेक की वजह से, तो एटलीस्ट सबने मिलकर उसका सामना किया हमारे फैमिली की तरफ से। आपको अब अभी आपकी बेटी से अच्छी बात है, आपकी बात हो चुकी है, क्या और रिलेटिव्स के बारे में कुछ जानकारी? नहीं, और रिलेटिव्स के बारे में जस्ट फादर इन लॉ का सुबह में फ़ोन आया था, हार्डली हम लोगों ने 30 सेकेंड्स के करीब बात हुआ, उसके बाद फ़ोन कट हो गई। बट वो लोग सेफ हैं उनके अनुसार, और बट घर के अंदर काफ़ी क्षति हुई। आकाश, अगर आप ये सुनकर आप ये जान सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, अगर आप देखें पूरे इंडिया में जो है नेपाल मूल के लोग रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पर जो कम्युनिकेशन पूरा जो है सिस्टम जो है वो बैठ गया है, उसकी वजह से वो ज़्यादा पैनिक एक फैला हुआ है। अच्छी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे साथ ही रही है, बहुत अच्छी बात है कि जिनको समस्या है वो खुद हमसे यहाँ लाइव बात कर रहे हैं, और उसी समय पर भारत सरकार की तरफ से भी जानकारी दे दी गई है। और यहाँ पर मेरे साथ हैं विनोद शर्मा जी। विनोद जी, आप तो काठमांडू में रह चुके हैं और आपने 6 देशों की टीमों को ट्रेन किया है, कैसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। भारत के तकरीबन 125 लोग हैं, जिनमें से 2 परिवार इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। उनकी मदद भारत सरकार कैसे कर सकती है, और जो ईमेल आईडी भी दिया है, हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, जो हम ट्वीट भी कर रहे हैं, स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, ये बताएं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन कैसे दे परिवार, ताकि उनके लोगों की भारत सरकार मदद कर सके। देखिए, सबसे पहले मुख्य होता है इसमें कंट्रोल रूम बना दिया जाता है, और उस कंट्रोल रूम में जैसे कि ये जो हेल्पलाइन नंबर हैं जी, इनके माध्यम से ये पता लगेगा कि उनको वो कैसे हैं, कहाँ पे हैं, और अगर कोई मकान में क्षति हुई है तो यही कहा जाता है कि तुम्हें मकान में वापस नहीं जाना है। चूँकि चाहे कितना भी आपका सामान रखा हो, कुछ भी रखा हो, होता यही है कि जब भूकंप आता है तो लोग बाग अपना सामान लेने के लिए अंदर जाते हैं। और गुजरात में भी हमने देखा कि ज़्यादा मृत्यु जो है वो इस झटके के बाद हुई, चूँकि लोग बाग अंदर गए और वो ट्रैप हो गए फिर से। तो भारत सरकार ने तो सभी तरह की मदद की बात की है। जो एनडीआरएफ की जो टीम है ये अपने आप में सक्षम है, चूँकि इनको मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्स, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू, ये ट्रेनिंग इनको दी हुई है। तो जो भी बिल्डिंग में अंदर ट्रैप्ड लोग हैं उनको ये सुरक्षित निकाल सकते हैं। मेडिकल रेस्पॉन्स वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्थक्वेक के सिचुएशन में, चूँकि सबसे ज़्यादा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और इन सब की ज़रूरत होती है, लेकिन अस्पताल तक ले जाने के लिए और उस टाइम तक भी कुछ प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत होती है, और हमारी जो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो सब इसमें सक्षम हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मदद इस टाइम नेपाल की यही होगी कि ये जितनी भी टुकड़ियां हम वहाँ भेज सकें। और प्रधानमंत्री जी यही सोचते हैं कि पूरे सार्क नेशन में, सार्क देशों में भारत की जब भी कभी इस तरह की अगर कोई आपदा आती है तो हम उनकी मदद कर सकें। और इसीलिए हमारे यहाँ 12 बात यह है कि गुडविल है भारत और नेपाल के बीच बहुत, और भारत ने बहुत तेजी से मदद का वादा किया है जी। लेकिन बहुत बड़ी चिंता इस वक्त हमारी ये भी है कि कम से कम 125 लोग तो सिर्फ 2 राज्यों से जो हम जानते हैं, महाराष्ट्र से और तेलंगाना से, ये भारतीय हैं जो कि नेपाल के अलग अलग इलाकों में इस वक्त फंसे हुए हैं। उनको कैसे बचाया जा सकता है? उनके परिवारों को इतना हम जरूर कहना चाहेंगे आरबीएन 7 की तरफ से कि अगर आप उनसे फोन पर बात नहीं कर पा रहे तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि फोन लाइंस डाउन हैं अभी, लैंडलाइन भी, मोबाइल भी। पूरी संभावना है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हो और वो आपको मिल जाएं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। काठमांडू के कई इलाकों में इस वक्त बिजली भी नहीं है, मोबाइल फोन नहीं चल रहे, लैंडलाइन नहीं चल रहे हैं, रुक रुक कर कहीं थोड़ी बहुत बात हो सकती है। और भारत सरकार वादा कर रही है, नंबर दे रही है, ईमेल दे रही है, जिसके जरिए आपके रिश्तेदारों को वहां से निकाला जा सकता है। ये जो विजुअल्स आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है नेपाल के नहीं है। नेपाल में भूकंप आया है, एपिसेंटर वहां है, लेकिन भारत के अलग अलग इलाकों में भी इसे महसूस किया गया। और ये विजुअल्स हैं हरिद्वार के, जहां भूकंप का असर आपके स्क्रीन पर है कि कितना नजर आया है। घरों की जो दीवारें हैं उनके टूटने से मलबा गिरा है और उसी की वजह से आसपास खड़े तमाम वाहन, ये कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बड़े बड़े टुकड़े दीवारों से गिरे हैं घरों से और इन कारों पे आकर गिरे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस समय गृह सचिव एलसी गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं।
all efforts for both the affected states as well as for Nepal. And there are helpline numbers again there, which they also will be working around the clock. Thank you. Please. One by one. 8 minutes. One by one क्या होगा? मैंने कहा पहले मैंने बताया अभी तक जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें 34 डेथ्स कंफर्म हुई हैं, 34 अभी डेथ्स कंफर्म हुई हैं, 23 डेथ्स इन बिहार, 8 इन उत्तर प्रदेश एंड 3 इन वेस्ट बंगाल. That is the information as of now. But we are in the process of getting further information. As and when it comes, we'll make that available to you. सर गोयल साहब, नेपाल को और क्या मदद दिया जा रहा है? सर नेपाल आज जो NCMC की बैठक हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई में बैठक हुई, नेपाल को और क्या मदद दिया जा रहा है? The Foreign Secretary, I think, already has briefed the media on that. I think that briefing, I think, is in progress. I think all the details will be made known to the media through him. But sir, are there only 4 states which are affected in India? Well, that is the information as of now in terms of casualty. Yeah, right. But there could be damage to properties in other states as well. Do you have, sir, any breakup in the districts in these states? Well, yeah, you have the breakup. I have, you can note down. This Barabanki to Sravasti 1 to Sravasti 1, Kanpur Dehati 1, Sant Kabir Nagar 1, Gorakhpur 2, these are in UP. In Bihar, East Champaran 4, West Champaran 1, Chhapra 3, Motihari 6, Darbhanga 2, Shivhar 1, Madhubani 1, Sitamarhi 6, Supaul 1. Yeah. What kind of damages have been caused in these particular states, and when can the damage assessment be done? We believe the damage assessment has not been done yet. No, presently the focus is, as you know, in any natural calamity, would be on rescue. We have to rescue the people if they are sort of trapped. So the damage assessment will follow. And as of now, that is not the priority. So one supplementary for this, sir, what is the sort of help has been sought by the states, especially these 4 affected states? Yes, as I mentioned, the government of Bihar wanted NDRF teams to be deployed. Immediately we responded to that, and we have sent 4 teams, as I mentioned, to the state of Bihar. Sir, how you describe the situation? Is it severe, or how many people has been trapped? Well, as I said, that information is coming in. As and when that information comes to us, we'll let you know about that. So would you be able to complete that question as to what sort of assistance has been sought by states? You just spoke about Bihar. Any other? Well, as I mentioned, I spoke to Chief Secretaries of UP, I spoke to Chief Secretary of West Bengal. As of now, they have not sought any other assistance from us. As and when they seek any further assistance from us, we'll provide that assistance to them. As I mentioned, that we will provide all possible help from the central government to any of the states that have been affected. Sir, do you think that the forecasting regarding the earthquake was failed, and the government was not aware about this earthquake and its impact? Dr. Rathore, would you respond to that? Unfortunately, earthquakes are unpredictable as yet, and globally, not only in India. The most earthquake-prone country like Japan also, they are struggling to find precursors. So there is no way we can predict earthquake. However, once earthquake of that magnitude occur, as you might have reported, that immediately after we noticed 7.9, we said that it is going to be followed by a swarm of follow-up earthquakes. So far, and that predicted, so we advise people to not to venture into houses and be
careful about remaining inside, and the moment you feel tremor, you should come out of that. So far, earthquake of the magnitude 5 and above, 14 aftershocks have been observed. 1-4. In India? Aftershocks. Aftershocks do occur at the same location where rupture has taken place. Intensity of 5 and above. One was intensity 6.6, which was reported 12:15, and then rest are all around 5, between 5 and 6. I was just going through the dynamics of the aftershocks. The original location, the main earthquake occurred at the coordinates 28.1 degree north and 84.6 east. Rest of the follow-up the earthquakes have occurred. तो आप देख रहे हैं कि बिहार के और साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी मौत हुई है लोगों की। पश्चिम बंगाल में भूकंप के बाद 3 लोगों की मौत हुई है, बिहार में 23 लोगों की मौत हुई है और उत्तर प्रदेश सहित कुल 34 लोगों की मौत आधिकारिक तौर पे बताया गया है कि अभी तक इनकी मौत हो चुकी है। इस वक्त हमारे संवाददाता संदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी संदीप, और क्या जानकारी आपके पास? अभी तक जो स्थिति दी है होम सेक्रेटरी एलसी गोयल ने, उन्होंने कहा है कि अब तक बिहार, यूपी, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इफेक्ट रहा है भूकंप का, और बिहार और यूपी में और वेस्ट बंगाल में कुल मिला के 34 लोग मर चुके हैं। 23 लोग सबसे अधिक बिहार में, जबकि 8 लोग उत्तर प्रदेश में मरे हैं। 5 एनडीआरएफ की टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 45 मेंबर्स हैं, और इन एनडीआरएफ की टीमों को मोतिहारी, गोपालगंज और बिहार में कुल 4 जगहों में भेजा गया, जबकि एक टीम जो है वो गोरखपुर के लिए रवाना की गई है। इस टीम में मेडिकल स्टाफ्स के साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स, लाइफ डिटेक्टर मशीन, कटर और स्नीफर डॉग्स भी होंगे। अभी होम सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी बनाया गया है और वो मीटिंग कर रही है। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। ये कंट्रोल रूम सारे प्रभावित राज्य जो हैं, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इनके टच में रहेगा, और साथ ही जो मंत्रालय हैं, अलग अलग मंत्रालय जो इन सब चीज़ों में लगे हैं, ये जो कंट्रोल रूम है वो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करेगा। और कैबिनेट सेक्रेटरी का ये भी कहना है कि इस अभी थोड़ी देर बाद ही फिर से नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग होगी, और अभी और भी जो चीजें आएंगी उस पे आगे कदम बढ़ाया जाएगा। जी संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी आपदा है, इसलिए हमने आज का मुद्दा कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसी पर हम आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले एक बड़ा अच्छा ट्वीट है जो मैं पढ़ना चाहता हूं। @रस्टेड सिंह ने लिखा है और वो कह रहे हैं, ये समय है कि भारत उन गोरखा शहीदों के बलिदान का कुछ ऋण चुका है, जिन्होंने भारत माता के सम्मान के लिए कितनी ही बार अपना लहू बहाया है, और यही समझते हुए भारत ने ये मदद शुरू भी कर दी है। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं अभी कि किस तरह से ये भूकंप आया, और सबसे ज्यादा नुकसान इसका नेपाल के अंदर है। मरने वालों की संख्या 700 का आंकड़ा वहां पार कर चुकी है। भारत सरकार ने मदद की पहली खेप भेजी है, लेकिन और मदद अभी भेजी जा रही है। लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद।